हेलो, कैसे हैं बच्चे आप? कैसे हैं? सही हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ना। आपको जिस दिन पहली बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया गया था उसी दिन ये सारी बातें बतला दी गई थी कि हम लगातार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन पढ़ा हमने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद नाइट्रेशन पढ़ा। नाइट्रेशन में पिछला लेक्चर हमने देखा एनिलीन का रिएक्शन, एनिलीन का नाइट्रेशन होता है कि नहीं। तो हमने तो एनिलीन एक एनामोलस बिहेवियर शो करता है, उन सारी बातों को हमने काफी बेहतर तरीका से जाना। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। हाँ, एनिलीन नाइट्रेशन रिएक्शन देता है, लेकिन अगर साधारण स्थिति में एनिलीन का नाइट्रेशन कराया जाए तो कोई भी बेहतर यील्ड नहीं मिलता। तो उसके लिए हमको बेहतर यील्ड करने के लिए हम पहले एनिलीन का एसाइटिलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। उसके बाद हम मिक्स एसिड डाल करके उसका नाइट्रेशन करते हैं, है ना। वो सारा प्रोसेस बेटर वे टू गेट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन हमने पढ़ रखा है पिछला लेक्चर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वह सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी, है ना। सबसे पहली बात कि सर यह रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, यह भी बेंजीन का ही रिएक्शन है। बहुत अच्छी बात। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि यह रिवर्जिबल है। अभी तक हमने जितना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा सारे के सारे इरिवर्जिबल थे, और यह पहला रिएक्शन जो मिल रहा है हमें रिवर्जिबल मिल रहा है ना। हम सारी बातें जानेंगे कि आखिर यह रिवर्जिबल क्यों है ना। क्या इसके पास खासियत है कि ये रिवर्जिबल हो गया। ये सारी बातें हम डिटेल में तय करेंगे। ठीक है सर, कैसे करते हैं सर बेंजीन का रिएक्शन? सल्फोनेशन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे अगर हम रिएक्शन कराते हैं कॉन्क H2SO4 से, तो सर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटता है, और सिर्फ हटता ही नहीं है बल्कि उस जगह पर जाकर के SO3H जाके जुड़ जाता है। किसी का हटना और उस पोजीशन पे दूसरे किसी का आ जाना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हुआ है सर। किसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है? एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। कौन सब्स्टिट्यूट किया है सर? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारे एक साथ मिलकर के नाम बोले जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हुआ है बच्चे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, बेंजीन पे SO3H लग जाना ही कॉल्ड सल्फोनेशन। बेंजीन पे SO3H का लगना सल्फोनेशन कहलाता है बच्चे। बहुत मतलब कि ये H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, कौन H2SO4 के प्रेजेंस में। सल्फोनेटिंग एजेंट क्या केवल कौन H2SO4 के प्रेजेंस में ही होता है? और में भी होता है, हम देखेंगे, है ना। सल्फोनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं जो सल्फोनेशन करा सकते हैं? एक तो हमको दिख रहा है सर, पहला कॉन्सोन्ट्रेटेड H2SO4, दूसरा है सर फ्यूमिंग H2SO4। ये फ्यूमिंग क्या होता है? फ्यूमिंग H2SO4 मिक्सचर है, H2SO4 का मिक्सचर है सर। किसके साथ? SO3 के साथ। मतलब कि अगर हम H2SO4 में SO3 मिला दें तो उसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, है ना। H2SO4 विथ SO3। बच्चे ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे जरा आप देखना। इसी को ऐसे ही लिखते हैं H2S2O7, H2S2O7। इसी को बच्चे ओलियम बोलते हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हाँ, इसको ओलियम भी बोलते हैं। तो ये सल्फोनेशन
सल्फोनेशन हो सकता है या तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में या फिर फ्यूमिंग H2SO4 ले लो। फ्यूमिंग H2SO4 कहने का मतलब आप H2SO4 में SO3 मिला रखे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। कहीं पे अगर H2H2O7 भी लिखा मिल जाए तब भी आप वही काम कराओगे जो कॉन्क H2SO4 कर रहा होगा, या ओलियम भी लिखा हुआ, इसी को ओलियम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये सारी चीजें मतलब कि दो हमारे पास सल्फोनेटिंग एजेंट है। नाइट्रेटिंग एजेंट भी हमने कुछ पढ़े थे, 4-5 पढ़ा हुआ था। सल्फोनेटिंग एजेंट भी या तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में करा लो या फ्यूमिंग H2SO4 के प्रेजेंस में करा लो। चलो सर देखते हैं कि कैसे कॉन्क H2SO4 हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे H2SO4 जनरेट करता है। बच्चे कॉन्क H2SO4 कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा H2SO4 रहा होगा, पानी की मात्रा ना के बराबर नहीं होगी, बहुत कम रहा होगा, तो बहुत ज्यादा H2SO4 रहे होंगे। तो बच्चे कुछ H2SO4 डिसोसिएट हो गए होंगे H+ और कुछ H2SO4 डिसोसिएट हो गए होंगे H+ और HSO4- के रूप में, और कुछ H2SO4 बिना टूटे हुए भी रहे होंगे। मतलब कि मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मान लो कि यह हमने 1 मोल लिया जो अनडिसोसिएटेड है H2SO4, और कुछ तो पक्की बात कि टूट करके H+ दे रखे होंगे और उसके बगल में होगा O-, ऐसे। बिल्कुल सर, H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत ज्यादा डिसोसिएट हुआ होगा। ये डिसोसिएट, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए होंगे, कुछ मॉलिक्यूल नहीं हुए होंगे। कॉन्क H2SO4 है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब H2SO4 लिए हैं तो 1 मोल लिए होंगे, नहीं, बहुत सारे होंगे, उसमें से कुछ टूट गए होंगे और कुछ अनडिसोसिएटेड रहे होंगे। सर अब होगा क्या बच्चे, बड़े ध्यान से आप देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर है सर, ये H+ को दिया जा सकता है। जैसे ही दिया जाएगा इसका परिणाम होगा OH S डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे +H और H। बच्चे आपको दिख रहा है H2O इज अ लिविंग ग्रुप, बाहर निकल लेगा, क्या बनेगा यहां से OH S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल सर, सॉरी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये S+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा HO डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो +S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, प्लस सल्फर का प्लस वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो सर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन पे प्लस, तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, यहां से H+ बाहर निकला और बन गया हमारा SO3। यही है हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रोफाइल। सर ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, तो ना भूले बच्चे, सल्फर ऑक्सीजन, इस सल्फर से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो भी कैसा ऑक्सीजन है sp2 sp2 sp2। ये अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, पक्का इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, और जैसे ही प्लस आया इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी, ये भी माइनस जाएगा, ये भी प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल बन करके रेडी हो चुका है। चलिए ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से कैसे रिएक्शन करता है, देख बच्चे मिला क्या हमारा SO3 ही तो मिला, या तो आप डायरेक्ट H2SO4 में SO3 मिला करके लो, या फिर कॉन्क H2SO4 ले लो, वो भी बना लेगा SO3। अगर सिर्फ H2SO4 भी लेते हो, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ेगा। अगर डाइल्यूट लोगे ना बच्चे, तो डाइल्यूट लोगे तो H+ काफी कम मिलेगा, और जब कम मिलेगा तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा से प्रोसीड हो नहीं पाएगा, मतलब कि SO3 बड़ा ही मामूली अमाउंट में मिलेगा। तो या तो आपको, अगर हमको SO3 बनाना है तो H2SO4 ले लो, या फिर H2SO4 में SO3 डाल ही लो, बन जाएगा हमारा SO3। चलो ठीक है। कैसे सर यह बेंजीन से रिएक्शन करता है, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल बना है वो कैसे बेंजीन से रिएक्शन करेगा।
जो हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया अभी वह कैसे बेंजीन से रिएक्शन करेगा इसको देखना है हमें। चलिए SO3 अब हमारे पास बेंजीन है सर और SO3 है बच्चे। सल्फर पे डेल्टा प्लस डेवलप हुआ है, डेल्टा प्लस, इस डेल्टा प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन। क्या होगा जरा इसकी परिणाम लिखो। कैसे होता है सर ये पाई इलेक्ट्रो, ये मतलब ये दिखाते ऐसे है, दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हम अपनी समझ को कैसे करते हैं। ये पाई टूटा होगा, इस पे एक पे निगेटिव आया होगा, एक पे पॉजिटिव आया होगा। मान लो इस पे निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो निगेटिव वाला जाकर के इससे जुड़ा होगा। तो सर कुछ ऐसे अगर यह निगेटिव है बच्चे, सल्फर जैसे इस पे अटैक करेगा ये खुलेगा, तो कुछ ऐसे मुझे होते हुए दिख रहा है। O माइनस इस पे प्लस हो जाएगा। ना भूलें कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, O माइनस है सर, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये O माइनस। बस लो ना, इससे अच्छा एसिडिक क्या हो सकता है। सॉरी, आप ना भूलें कि यहां पे पाई था, ठीक है। ये क्या हो गया सर, SOOOH है ना। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, SO3H। यही तो बन रहा है सल्फोनिक एसिड। दो स्टेप का रिएक्शन है सर। फर्स्ट स्टेप में बेंजीन का इलेक्ट्रॉन अटैक किया SO3 पे, और दूसरा स्टेप में बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हुआ। दो स्टेप की रिएक्शन है बच्चे। आप जरा देखें, ये कार्बन है सर और ये सल्फर है। कार्बन और सल्फर की साइज बहुत ही अंतर होगा। कार्बन और सल्फर के ऑर्बिटल्स के साइज में बहुत ज्यादा के अंतर होंगे, मतलब कि यहां पे साइज कंपेरेबल नहीं है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा होगा सर, बहुत मजबूत नहीं बॉन्ड बन रहा होगा। यस, तो ये बॉन्ड कमजोर बन रहा होगा, मतलब कि ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। आसानी से जब टूट जाएगा बच्चे, तो फिर ये टूटेगा तो फिर ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जरा एक पल के लिए सुन। मैं क्या बोला कि ये बड़ा आसानी से तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है जरा सुनना। यही बना है ना, SO3H को ऐसे लिखा जा सकता है बेशक। बच्चे ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, ये निकलेगा H प्लस के रूप में, तो इस पे माइनस आएगा। ये H प्लस के रूप में जब निकलेगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है सर, H प्लस के रूप में निकलेगा। अब इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो सर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन। यस, और जैसे ही देगा बच्चे, तो कहां से देगा जरा एक पल के लिए सुना। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पे सल्फर जुड़ा हुआ है, जिससे तगड़े इलेक्ट्रॉन खींचो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो पक्का इस पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रखा होगा, इधर की तरफ, मतलब कि निगेटिव यहां पे और पॉजिटिव यहां पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने की भी बारी आए तो यहीं से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन आकर यहां पे जुड़ेगा और यहां पे प्लस हो जाएगा। देखो बच्चे, हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा, प्लस यहां पे हो गया। और जैसे ही हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा, अब देखना जरा ये क्या होगा। ऑक्सीजन निगेटिव, ये इधर और ये इधर, मतलब पाई खुलेगा, बंद होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, हाइड्रोजन आ ही चुका है, प्लस माइनस ये बन जाएगा, SO3 बाहर निकल जाएगा। ये क्यों हो सका? क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर है, तभी तो ये टूट सका। पाई बॉन्ड टूटा, बंद हुआ और ये खुल गया। यहाँ पे ये कमजोर था तभी हो सका। मतलब कि ये स्टेप, सारा स्टेप रिवर्जिबल है। अगर मैं बहुत सही लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस रिएक्शन का होता है रिवर्जिबिलिटी का, है ना। तो आप लिख ले सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन
इज अ रिवर्जिबल रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज अ रिवर्जिबल रिएक्शन। मतलब कि ये बेशक थोड़ी सी मतलब कि कैसे ये होगा सर, अगर आप H प्लस बहुत ज्यादा लिए हो तभी SO3 बनेगा, SO3 बनेगा तभी ये सल्फोनेशन हो पाएगा। अगर आप कुछ ऐसा तरीका मतलब कि H प्लस बहुत ज्यादा नहीं लेते हो तो SO3 नहीं बनेगा, SO3 नहीं बनेगा तो सल्फोनेशन नहीं होगा। मतलब कि और सल्फोनेशन का नहीं होना या सल्फोनेशन का बैक जाना डिसल्फोनेशन कहलाता है ना। तो ये देखो बच्चे अब SO3H यहां से हट करके फिर बेंजीन अलग हो गया, तो इसी प्रोसेस को ये फॉरवर्ड प्रोसेस सल्फोनेशन, बैकवर्ड प्रोसेस डिसल्फोनेशन। मतलब कि सल्फोनेशन और डिसल्फोनेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर ये फॉरवर्ड है तो ये सल्फोनेशन है, तो इसका बैकवर्ड डिसल्फोनेशन होगा, है ना। रिवर्जिबिलिटी का यही साइन होता है। बच्चे एक बात बताना मुझे, रिवर्जिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्जिबल रिएक्शन क्या होते हैं, क्या बोल रहे हो सर? चलो मैं अपनी क्वेश्चन सही कर रहा हूं। रिवर्जिबल रिएक्शन होने के एनर्जी डायग्राम के बारे में, एनर्जी प्रोफाइल के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? सर रिवर्जिबल तभी होगा जब इसके यहां से यहां जा रहा है और फिर यहां से यहां आ रहा है, मतलब कि इनके बीच एनर्जी का गैप काफी कम रहा होगा। फिर ये सर यहां से यहां आ रहा है और यहां से यहां जा रहा है, मतलब कि इस स्टेप में भी एनर्जी माने इनके दोनों के बीच एनर्जी गैप काफी कम रहा होगा। 2 स्टेप का रिएक्शन है। अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल खींचना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक्सिस हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चे, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप हमेशा स्लो होता था और दूसरा फास्ट होता था, लेकिन यहां पे स्लो फास्ट का कंसेप्ट ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे सर ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, फिर यहां से इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मतलब कि कहीं पे स्लो फास्ट कब होता है बच्चे? 2 स्टेप स्लो फास्ट कब होंगे? जब उनके बीच एनर्जी गैप काफी, एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो, तभी स्लो फास्ट का कंसेप्ट आएगा। सर यहाँ पे कहीं पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि ये स्टेप और ये स्टेप दोनों का रेट बराबर होगा। बोले तो दोनों का एनर्जी गैप बराबर होगा। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो सर ऐसे मैं कुछ लिखूंगा, देखना बच्चे, ये बना यहां से पहला स्टेप यहां से आया और ये बना, ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट। ये पहला स्टेप है, इंटरमीडिएट बना, फिर यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदला, फिर यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदला, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट। और आप जरा देखना, ये इंटरमीडिएट जब चलेगा तो सर इधर और इधर दोनों तरफ जाने में पहाड़ी, इसको जो हिल जो चढ़ाई करना है, बराबर चढ़ाई करना है बच्चे, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और यही दोनों डायरेक्शन में जाने को ही तो रिवर्जिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? मैं कहना, आप जरा याद करना, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। मतलब कि अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हो और कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड हो, इन तीनों बॉन्ड के बदल जाने से रेट में कोई प्रभाव नहीं होगा। और हमने कुछ जैसे क्वेश्चंस भी करे पिछले लेक्चर्स में। ठीक है सर, लेकिन यहां पे कहानी बदल जाएंगी। यहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट KIP को ये रिएक्शन फॉलो करता है, सल्फोनेशन। मैंने बोला था ये कुछ रिएक्शंस फॉलो करेंगे, वही यह रिएक्शन है। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबिलिटी के लिए। अब देखना बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से स्टेप में टूट रहा है? इस स्टेप में, इस स्टेप में। अगर यह हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम हो जाए, अगर यह ड्यूटेरियम की जगह पे ट्रिटियम हो जाए, तो बच्चे पक्की बात कि सबसे
कम एनर्जी किसको तोड़ने में लगेगा, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ने में। उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा कार्बन ट्रिटियम के बॉन्ड को तोड़ने में। मतलब कि अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्रिटियम, ये बॉन्ड बदलता जाएगा तो एनर्जी का कर्व बदलता जाएगा। और ये एनर्जी का कर्व कौन सा है, सेकेंड फेज, सेकेंड स्टेप। तो ये सेकेंड स्टेप। अगर बच्चे कार्बन हाइड्रोजन का मान लो ये है ब्लू वाला, अगर कार्बन ड्यूटेरियम होगा तो पक्का ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब कि ज्यादा एनर्जी बोले तो ये हाइट कुछ ऊपर जाएगी। अगर बच्चे कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड हो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कि ये हाइट कुछ और ऊपर जाएगी। अब देखना बच्चे, यहां तक रिएक्शन पहुंच गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, तो सेम रेट से जाता, मतलब कि ज्यादा। जैसे ही कार्बन ड्यूटेरियम हुआ, अब इधर चढ़ाई करने का ज्यादा पड़ेगा। इस इंटरमीडिएट को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। क्या कोई एनर्जी बढ़ाना चाहता है, नहीं चाहता है। मतलब कि ये इंटरमीडिएट अब किधर की तरफ जाना शुरू कर देगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब कि रेट कम हो जाएगा। बच्चे रेट तो तब बोलते ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना तेजी में बदल रहा है। अब जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन था तो कुछ बदल रहा था, कार्बन ड्यूटेरियम आया तो बहुत बार ऐसा हो गया कि इंटरमीडिएट से फिर रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्टेंट तक पहुंच गया, प्रोडक्ट तक गया ही नहीं, ट्रिटियम हो जाएगा और ज्यादा बदल जाएगा। मतलब कि उस केस में रेट हो जाएगा C6H6 का सबसे ज्यादा, C6D6 का उससे थोड़ा कम और C6T6 का सबसे कम। तो बच्चे जब रिवर्जिबिलिटी आती है, जब रिएक्शन रिवर्जिबल हो जाते हैं, तब यहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो करने लग जाता है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें सबको समझ नहीं आती आपको, और बेशक बहुत आसान तरीका से इसको समझाया गया। कैसे सर? ये हमने तय किया कि दोनों एनर्जी प्रोफाइल, ये रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट की, दोनों में एनर्जी का जो रिक्वायर्ड है वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्जिबल है। रिवर्जिबल होने का मतलब ही होता है सर, एनर्जी डिफरेंसेस नगण्य होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंसेस ना के बराबर होना चाहिए। और अगर एनर्जी डिफरेंसेस ना के बराबर है तो अगर कहीं भी किसी भी पाथ में एनर्जी ज्यादा लगेगा ना, तो उधर आदमी नहीं जाना चाहेगा, किधर के, जहां से एनर्जी कम लगे। तो इंटरमीडिएट जिधर ज्यादा एनर्जी लगेगा उधर जाना नहीं चाहेगा, और जाना नहीं चाहेगा मतलब कि प्रोडक्ट बनना कम हो जाएगा, मतलब कि रेट कम हो जाएगा। तो ये रेट कैसे एनर्जी ज्यादा लगेगा? अगर कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन डी बॉन्ड हो जाए, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हो जाए, तो आप जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उस केस में एनर्जी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, माने बैकवर्ड जाने लगेगा, बोले तो फॉरवर्ड कम जाने लगेगा। और फॉरवर्ड कम जाएगा तो वेरी सिंपल बात, क्या हो जाएगा? रेट कम हो जाएगा। इसमें C6H6 बराबर बराबर था बैकवर्ड फॉरवर्ड जाने का, C6D6 में D6 वाला जो, अब इस केस में फॉरवर्ड जाने का रेट थोड़ा घटा, मतलब कि रेट घट गया। C6T6 में और रेट घट जाएगा, और रेट घट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखा। सल्फोनेशन रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो करते हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो करते हैं। बच्चे रिवर्जिबल होने का क्या कंडीशन है? एक्टिवेशन एनर्जी, देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड जाने का, ये मान लो यहां से, तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड जाने का और यहां से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड जाने का, देख दोनों का बच्चा बराबर है। तो रिवर्जिबल होने का कंडीशन ही होता है बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। आप फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे। तो ये सारी बातें बस आपको ध्यान रखना है कि सल्फोनेशन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो करता है, जबकि बाकी दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता। और सीधी सीधी बात, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिवर्जिबल हुआ तो वह काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो करेगा, अगर रिवर्जिबल नहीं हुआ तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करेगा। सर पीछे के रिएक्शंस रिवर्जिबल क्यों नहीं हुए? बच्चे आप जरा देखना, पीछे के रिएक्शन में एल्काइलेशन या एसाइलेशन होता था तो कार्बन के बीच बॉन्ड बनता था, और नाइट्रेशन होता था तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता था।
कार्बन भी सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, कार्बन भी, मतलब कि यहाँ पे ओवरलैपिंग काफी अच्छी होगी, बॉन्ड बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो रिएक्टेंट बन रहा था प्रोडक्ट बन रहा था, स्टेबल बन रहा था, जबकि यहाँ पे सल्फोनेशन में कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बन रहा है जो कि वीक होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब कि इसको तोड़ना आसान है, और मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे चीजें रिवर्जिबल भी जा सकता है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन बच्चे रिवर्जिबल होते हैं। आप थोड़ी सी कंडीशन बदल दोगे, रिवर्जिबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन रिवर्जिबल जाने लगेगा। कैसे सर रिवर्जिबल अगर हमको ले जाने के हो, कैसे करेंगे रिवर्जिबल? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, खूब क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में इससे, और बहुत आसान है, आप देख रहे हो ना, बहुत आसान है। कैसे रिवर्जिबल हो जाएगा सर? देखो बच्चे, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ही SO3 बना रहा है। अगर कॉन्सन्ट्रेटेड के बदले ये है हमारा बेंजीन और इसका एक है सल्फोनेशन, या ऐसे सोच लो, अगर ये कराओगे कॉन्क H2SO4 से, तो ये रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग पे SO3H लग जाएगा। और अगर इस SO3H को डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हीट कर दोगे, तो ये SO3H हट जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हीट करो, या बॉयल H2O एसिडिक नहीं होता बच्चे, मतलब कि ये बॉयल लिख करके तय किया जा रहा है कि यहाँ पे H+ नहीं है। H+ हो तो H+ क्या, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 भी तो H+ ही देता था। अगर H+ H2O से मिलने लग जाए तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगा, और फॉरवर्ड गया तो सल्फोनेशन कहलाएगा। लेकिन हमको बैकवर्ड चाहिए, तो बैकवर्ड के लिए या तो डाइल्यूट HCl बोले तो देखो बच्चे, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ही तो SO3 बना रहा था, तो SO3 बनने ही मत दो। होता क्या था सर, अगर आप ये रिएक्शन फॉरवर्ड कराना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? देख, अगर फॉरवर्ड कराना चाहते हो, बेशक ये रिएक्शन कैसे होगा, रिवर्जिबल होंगे। और रिवर्जिबल के लिए ली चैटेलियर एक बड़ा ही शानदार बात बोले थे, अगर रिएक्शन को तुम फॉरवर्ड कराना चाहते हो तो फॉरवर्ड कैसे होगा, SO3 बढ़ाने लग जाओ, SO3 बढ़ाने लग जाओ। SO3 बढ़ेगा तो इस रिएक्शन का नेचर होगा SO3 खत्म करने के लिए, और SO3 खत्म कैसे होगा, इससे रिएक्शन करके ये बनाएगा, तभी SO3 खत्म होगा। अगर आप SO3 बढ़ाने लग गए रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। यस, और SO3 कैसे बढ़ेगा, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बहुत ज्यादा, अगर H2SO4 गाढ़ा है, मतलब कि ज्यादा H+ अवेलेबल होगा कंटेनर में, तभी SO3 ज्यादा बन पाएगा। मतलब कॉन्सन्ट्रेटेड फेज ले लो। अगर SO3 ज्यादा नहीं बनाओगे बच्चे, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। SO3 ज्यादा कैसे नहीं बनेगा, अगर कॉन्क H+ की अधिकता बना रहा था SO3, तो H+ कम करा दो, बोले तो डाइल्यूट फेज ले लो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, वेरी सिंपल। यस, तो इस प्रोसेस को बच्चे ये डीसल्फोनेशन कहलाता है, और ये हमारा सल्फोनेशन कहलाता है। बस इसको एज अ फैक्ट याद रखेंगे आप, है ना। ये जो डीसल्फोनेशन है, एन एग्जांपल ऑफ इप्सो अटैक, है ना। ये बच्चे कौन सा पोजीशन है, हाँ, अरे बच्चे बेंजीन रिंग पे अगर एक ही ग्रुप लगा हो तो उस ग्रुप के पोजीशन को इप्सो बोलते हैं। तो ये यहां से यहां कैसे बदलेगा, H+ आएगा और सीधे इसी पे अटैक करेगा, ये बाहर निकाल देगा, तभी तो H+ का अटैक कहां हुआ, इप्सो पॉइंट पे। तो ये एक एन एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ इप्सो अटैक। तो डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन, इस रिएक्शंस के दो एस्पेक्ट थे। जब
जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सल्फोनिक एसिड निकल जाता है और बेंजीन बच जाता है। बोले तो सल्फोनेशन जो कराए थे वो लॉस हो गया सल्फोनेशन का, बोले तो डीसल्फोनेशन हुआ। तो ठीक है बच्चे, यस है ना। अगले क्लास हम इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप बिल्कुल मिस ना करें लेक्चर्स को। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी दिक्कत को दूर कर दूंगा पक्का। यस, बड़े अच्छे लगते हैं।